बच्चों को तो है, बड़ों को सलाम, फिज़ा है मेरा नाम, ये बात मारने में फिज़ा। नाज़रीन, मेरे सामने गेस्ट बैठे हैं, तो वो एक्चुअली हमारी इस लाइफ के साथ एडजस्ट नहीं होते। तो जब हम लाइव जाने लगते हैं ना, तो हमारे सर पे ना इर्द गिर्द, हमारे मीन्स मेरे सर पे अभी इर्द गिर्द को 5 लोग 4 लोग थे। एक मेरे बाल सेट कर रहा था, एक मुझे चूड़ियाँ पहना रहा था, एक मेरे इयररिंग्स सेट कर रहा था, एक मेरे मेकअप को लुक आफ्टर कर रहा था, एक स्क्रीन के हिसाब से देख रहा था शाइन तो नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं जब आप लाइव जाते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती है। और कोशिश मैं ये करूँगी कि कल मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव आ जाऊँ, जो कुछ हो रहा है वो आप देखें, तो आपको पता हो हमारी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती है। सबसे पहली चीज़ मैनेज करनी होती है यहाँ, जो चीज़ें आपकी इधर से सिग्नल होती है पूरी बॉडी को, और आप बोलते हैं, आप हाजिर होते हैं, हाजिर दिमाग होते हैं, या जो भी अपना होमवर्क करके आए होते हैं, जो आपका टॉपिक होता है उसके ऊपर बात करते हैं, या फिर माशरे के साथ आप जुड़ के रहते हैं और हर एक की खबर रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा एलिमेंट ये होता है कि आपको अच्छी तैयारी के साथ जो है ना, वो किसी के सामने आना है और किसी के साथ बात करनी है। तो मुझे जब आपके साथ मुखातिब होना पड़ता है, तो मुझे किचकाट अपनी जो है ना प्रॉपर करनी पड़ती है। तो जो गेस्ट यहाँ पे बैठे होते हैं, तो पहले ये परेशान हो जाते हैं, होता उनके साथ भी सब कुछ है, उनको भी पफ शफ लगाया जाता है, माइक शाइक, मगर गेस्ट थोड़ी देर के लिए परेशान होते हैं। वाह, ओके ओके ओके, तो ये आज ओके ओके हुआ है हमारे गेस्ट का। आज हम मनाएंगे नाज़रीन वर्ल्ड एस्थमा डे, जो कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। एस्थमा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बताती चलूँ कि मैं और आप जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जो हम सांस लेते हैं ना, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। हमारा सांस जो है वो ऑटोमेटिक चल रहा होता है, हमें सांस को लेने के लिए कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एस्थमा की बीमारी होती है, उनको क्या होता है कि इंटेंशनली सांस लेनी पड़ती है, उनको एफ़र्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है सांस लेने के लिए। अगर कहीं वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें तो उनकी सांस जो है वो फूल जाती है, अगर भागें तो सांस फूलता है, पहाड़ों में चले जाएं कहीं किसी ऊंचाई में किसी जगह, तो वहाँ पे भी उनका सांस फूलना शुरू होता है। तो उनकी वजह से उनको बड़े इन्हेलर लेने पड़ते हैं, इन्हेल करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा सांस में आराम आता है। और कुछ एलर्जी की ऐसी मेडिसिन भी होती है जिनको लेनी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली एस्थमा जो एक एलर्जी की एक एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ होते हैं लोगों को। अब इसकी क्या वजूहात होती है, इसका इलाज क्या पॉसिबल है, या फिर सिर्फ सारी ज़िंदगी अगर कोई एस्थमा पेशेंट्स है तो आपको मेडिसिन पे ही रहना है, या इसका कोई परमानेंट इलाज है? आपको पता है, मैंने तो ऐसी भी बड़ी मिथ सुनी है कि अस्तगफुरुल्लाह, खैर क्या बताऊँ मैं, कि अगर किसी लड़के को या किसी लड़की को एस्थमा हो गया तो कहते नहीं जी इससे शादी नहीं करनी है, तो ये तो लगता है एस्थमा तो एक से दूसरे को लगता है, तो इसकी शादी नहीं करवानी है। इस हद तक भी लोग सोचते हैं और इस हद तक लोग शादी छोड़ देते हैं अगर कोई मगर इसमें क्या सच्चाई है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि है ही वर्ल्ड एस्थमा डे। मोहम्मद अहमद डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, पर्मिनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। सर, आज तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड ये बनाया जा रहा है एस्थमा डे, तो इस पे ज़रा बात कीजिए। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, ये बनाना क्यों शुरू किया गया, किस वजह से पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसका एक दिन रख दिया गया? बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस डे के ऊपर मुझे इनवाइट किया। एंड उसके बाद हम बात करें, यस, वर्ल्ड एस्थमा सेलिब्रेट डे किया गया बिकॉज टू जस्ट क्रिएट नंबर 1 अवेयरनेस, एंड नंबर 2 व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू डायग्नोज इट, सारी चीज़ों के लिए। सो कुछ साल पहले ये प्रोग्राम ये जो है हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस सेकंड ट्यूसडे ऑफ एवरी मे को हम इसको वर्ल्ड सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें ये है कि नंबर 1 बहुत अभी तक मेरा ख्याल, आजकल लगता है हमें कि कितनी दुनिया तरक्की कर गई है, लेकिन अभी तक बहुत सारे गैप्स हैं जो लोगों को अवेयरनेस के हवाले से कि एस्थमा का अभी भी नहीं पता। अभी भी इतने सारे मिथ्स हैं कि नहीं जी मुझे एस्थमा नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि स्टिग्मा बन जाता है, छुपा देते हैं, डायलेमा है, नहीं जब सब एस्थमा नहीं है, एलर्जी है। सो मेरे ख्याल में एक पढ़ा लिखा सा नाम, एक कवर जो है वो एलर्जी के नाम पे जो है अभी भी लोगों में यूज़ किया जाता है। सो ये डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि ये एक बीमारी है, जिस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं, इसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, एंड अगर प्रॉब्लम है तो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। ऐसे ही
तो बेसिकली आप ये बोलेंगे कि ये है एक बीमारी, जब कोई अस्थमा में मुब्तला होता है तो वो पेशेंट होता है, उसको वही तकलीफ़ें होती हैं जो कि जिसको डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, जिसको कोई घर के नुस्खे घर की चीज़ें इसको ठीक नहीं कर सकती। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो खानी पड़ती हैं, कोई कोर्सेज होते हैं, जैसे आप शुगर की गोली लेते हैं, ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं, उससे तरह अस्थमा की भी कोई चीज़ें होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, कोई इंजेक्शंस होते हैं, तो प्लीज़ बताइए। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगा कि हम इसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, अस्थमा है क्या, हो क्यों जाता है, क्या टेस्ट होने चाहिए, अभी तक ये वाला भी एक हमारा डायलेमा है। नंबर 1, अस्थमा इज़ अ सॉर्ट ऑफ एलर्जी। इसके ये तो अंदर मैंने अपने मोनोलॉग में भी बताया कि इट्स एलर्जी, ठीक है, बट ये होता क्यों? जी, नंबर 1, इट्स मल्टीफैक्टोरियल। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरमेंटल होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बंदे के अंदर होते हैं, जेनेटिक्स में होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे लोगों को आप सुना होगा, पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, पेट्स एलर्जी है, कारपेट्स, माइट्स, इतनी सारी चीज़ें, हर एक की अपनी एलर्जी है। किसी को किसी भी चीज़ से हो सकती है और ज़रूरी नहीं कि जिसको एक चीज़ से है उसको सबसे हो। ओके, सो नंबर 1 ये एनवायरमेंटल फैक्टर। नंबर 2 जेनेटिक्स हैं। कुछ लोगों में ये फैक्टर्स होते हैं कि जैसे ही वो उन एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एलर्जी बनाती है। ठीक है। नंबर 1 नाक से हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। एंड नंबर 2 चेस्ट की, जिसके अंदर उनको कंजेशन, कफ, सांस लेने में मुश्किल होना, सांस से कहते हैं सीटियों की आवाज़ें आती हैं, ये बड़ी कॉमन अलामत है। तो और 25% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों प्रॉब्लम होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी और नंबर 2 सांस की एलर्जी भी। सो पहला तो ये हो गया कि भाई एनवायरमेंटल फैक्टर एंड ट्रिगर्स हैं। नंबर 2 इसको डायग्नोज कैसे करना है। डॉक्टर साहब मैंने तो एक्सरे करवाया, मेरा तो एक्सरे बिल्कुल ठीक है। अब अगर मेरा ये जो सांस का पाइप है ये थोड़ा सा तंग हो गया तो एक्सरे के अंदर ना मुझे कोई निमोनिया के साइन आने हैं ना कुछ आना है, वो बिल्कुल परफेक्ट होएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो एक्सरे भी करवा के देख लिए मेरे, तो वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसको टेस्ट करने के लिए कुछ और टेस्ट अवेलेबल होते हैं इसको कंफर्म करने के लिए, उसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। वो सिर्फ पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। अब अगर आइडेंटिफाई हो गया कि वाकई मुझे प्रॉब्लम है तो फिर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक, इस दफ़ा जो ईयर 2025 का थीम है वो ये है कि इनहेलेशनल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन। इनहेलेशनल मींस इनहेलर्स, बहुत सारे नाम सुने होंगे। अब इस इनहेलर के साथ अगला मिथ शुरू हो जाता है कि नहीं नहीं इनहेलर नहीं यूज़ करना, ये लग जाता है, आदत लग जाती है, ये तो नशा हो जाता है, ये लग जाता है। सो पहली बात, फिर वो कहते हैं कि ठीक होता भी नहीं है, सांस लेने में फिर वैसी तकलीफ रहती है अगर इनहेलर ना लो तो। अगर इनहेलर ना लो इंजेक्टेड हो जाता है। बिल्कुल। नंबर 1 अगर पहले मैं इंपॉर्टेंस पे बात करूं कि इनहेलर इंपॉर्टेंट क्यों है, मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे है, सांस में। मुझे मेडिसिन पेट में चाहिए कि सांस में चाहिए? सांस में चाहिए। अगर मैं इनहेल करूंगा और वो डायरेक्ट सिर्फ सांस के पाइप में गई और उसको जाके उसने खोल दिया तो मैं तो परफेक्ट हो गया, ना मेरी ये बॉडी में गया, ना मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए, मेरे लिए बड़ा परफेक्ट हो गया और मैं बड़ा इमीडिएट और इंस्टेंट रिलीफ के साथ ठीक हो गया। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मिथ होता है वो जी इनहेलर नहीं लेना, ये लग जाता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इनहेलर के अलावा आप जो मर्जी लिखते हैं। मैं कहता हूँ इनहेलर में एक तो मिनिमम डोज से ठीक हो जाते हैं। नंबर 2 आप ओरल मेडिकेशन लेते हैं यानी बाय माउथ, वो बॉडी में जाके कुछ पार्ट लंग्स में आता है, वो तो उसको ठीक करता है, बाकी मेरी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा है एंड डेफिनेटली दैट्स गोना गिव सम साइड इफेक्ट प्रोफाइल। एंड नंबर 2 और मैं उन्हें कहता हूँ आप ऐसा करें, जाइए शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ के पास जाएँ और उन्हें कहें तुम शुगर की दवाइयाँ बंद कर दो, ये लग जाती हैं, या ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दो, वो लग जाती है। वहाँ आप सबको एहसास है कि भाई शुगर ठीक होने वाली नहीं है और इसके लिए रेगुलर दवाई खाऊंगा तो ठीक रहूँगा। तो वो एहसास है, तो यही अवेयरनेस हमने यहाँ क्रिएट करनी है कि अस्थमा अगर आपको कंजेशन है और वो सांस रुकावट हो रही है, मेडिसिन लेंगे खुल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बट मेडिसिन का अपना एक टाइम है, वो जब तक उस टाइम का असर रहेगा, उस मेडिसिन का असर रहेगा, आप ठीक रहेंगे, जब ख़त्म होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम रिकर यानी वापस हो सकती है। मतलब एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा के ऊपर, वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जा रहा है। आप अपने कॉल करके डॉक्टर साहब से अगर कुछ मशवरा करना है, कुछ पूछना है, किसी तकलीफ का शिकार है तो पूछिए, कॉल कीजिएगा। वेलकम बैक। वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जा रहा है और आज उसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि अस्थमा के बारे में किसी को पता कैसे चलेगा कि उसको अस्थमा है, क्योंकि एलर्जी भी है ये किस्म की, तो आम बंदे को तो ये लगता है कि उसको एलर्जी हो गई है, तो वो डे बाय डे इंतज़ार करता है, एंटी एलर्जीज़ खा लेगा, कुछ परहेज़ कर लेगा, बाहर नहीं जाएगा, इस तरह की चीज़ें। मगर पता कैसे चलेगा, इसकी अलामात क्या क्या है कि ये अस्थमा ही है? जी, सबसे पहले तो कुछ रूटीन की एलर्जी की अलामात होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा, जैसे हमने पहले बात की, छींके आना
या हल्की फुल्की कफ हो जाना कि डस्टी वेदर हुआ और वो बाहर गए और उनको कफ हो गई। अच्छा। अमूमन वो एक आध एंटी एलर्जी, चूंकि वो इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं मेडिसिन लेके, सेल्फ मेडिकेशन एंड डेफिनेटली मेडिकेशन बाय प्राइमरी, आपको भी पता है, आधी से ज़्यादा डॉक्टर है, पाकिस्तान तो खैर पूरा ही डॉक्टर है, सिर्फ आपके पास डिग्री है उनके पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और नंबर 1 तो यही, जब अलामात परसिस्ट करना शुरू हो जाएं कि इस दफ़ा मैं एंटी एलर्जी ले रहा हूँ लेकिन अलामात जा नहीं रही, उसे कहते हैं एवरी कफ गोज इनटू माय चेस्ट, कि पहले तो कफ होती थी एक आध दिन में ठीक हो जाती थी, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा कफ रहने लग गई है, अब मुझे ब्रीदिंग इशू ज़्यादा स्टार्ट हो गए, अब मेरे सांस में से विस्लिंग साउंड आने लग गई हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग। अब इस चीज़ को जैसे हमने पहले बात की कि एक्सरे के ऊपर नहीं डिटेक्ट कर सकते, इसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है, उसके अंदर उसे हम स्पायरोमीट्री कहते हैं, जिसके अंदर एक मशीन के अंदर आप ब्लो करते हैं एंड सांस को वापस इनहेल करते हैं, तो ग्राफ्स बनते हैं। अच्छा। कि जो आपके मेन सांस के पाइप का कैसे ग्राफ हैं, आगे कितना सांस गया, कितना वापस आया, कितनी रुकावट हुई, कितने लंग्स के अंदर लचक या इलास्टिसिटी थी। अब ये वाला ऐसा टेस्ट है कि जिसको आम आवाम नहीं जानती, वो ये कहती है एक्सरे करवा के देख लो, अगर चेस्ट का कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो एक्सरे में डिटेक्ट हो जाएगा, जबकि ये डिटेक्ट नहीं होता। ये पल्मोनोलॉजिस्ट इसको नंबर 1 उसके ऊपर टेस्ट करते हैं टू कंफर्म कि वाकई अस्थमा है या नहीं है, एंड नंबर 2 टू गेज इट कि अस्थमा है तो किस स्टेज पे है। अच्छा, थोड़ा इसके भी है, स्टेजेस हैं? डेफिनेटली यस। उसकी कितनी सिविरिटी है, सिविरिटी ग्रेड नंबर 1 2 3 4 5 एंड नंबर 3, उसी के हिसाब से अगर कोई जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो फिर उसके बाद फॉलोअप भी उसी टेस्ट पे किया जाता है कि अगर मेडिकेशन ली तो उससे फ़र्क भी पड़ा कि नहीं पड़ा। तो अब अगर नहीं पता होगा तो मैं तो सिर्फ कॉमन अलामात को देखूंगा, हाँ थोड़ा सा खांसी गायब हो गई है, ठीक हो, तो ये बड़ा एक रफ और रूडिमेंट्री सा तरीका है जिसमें बेहतर लग रहा है, बस पहले से बेहतर है डॉक्टर साहब। सर, इसका जो इलाज है वो शॉर्ट टाइम है, कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जैसे होती है और उसके बाद ठीक हो जाए, कोई ऐसी प्रोसीजर जो एक बार करा लें और ख़त्म हो जाए उसके बाद वो वापस ना आए, ऐसा कुछ है इसका? बहुत ही, मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सा, कितने नंबर देने चाहिए इस क्वेश्चन को, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं इस प्रोग्राम के तरफ से डेफिनेटली इस पर ज़रा 2 मिनट लेके बात करना चाहूँगा। नंबर 1, मुझे है किसी चीज़ से एलर्जी, ठीक, अगर मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है तो पहला काम ये होना चाहिए कि जिस चीज़ से एलर्जी है मैं उसको दुनिया से निकाल दूँ या अवॉइड कर लूँ, ठीक। सपोज़ मुझे कारपेट से है या पेट से है या ऐसे ट्रिगर्स हैं, जैसे मैं एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता हूँ जिसके केमिकल से मुझे ये सिम्टम्स होते हैं, अगर तो मैं उसको लाइफ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, हम कहते हैं मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, तो मैं ठीक हो जाऊँगा, परफेक्ट। अच्छा। लेकिन लेकिन अगर ऐसे फैक्टर से एलर्जीज या मेरे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता, जैसे ठंड है, स्मॉग है, डस्ट है, और इसके अलावा बहुत सारे पॉलन है, अभी आजकल गंदम की कटाई है तो बाहर हवा में बहुत मट्टी महसूस होती है, इस तरह के फैक्टर्स से मुझे पता तो लग गया लेकिन मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता, तो नंबर 2 होता है फिर आगे मैं बॉडी को उसके हिसाब से इम्यून करूं। अच्छा। इम्यून कैसे कर सकते हैं? वैक्सीनेशंस। एलर्जी के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं डिफरेंट, वो उसको करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा छक्के नहीं लगते उसमें। अच्छा। तो लेकिन ये है कि डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जब आप वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी आइडेंटिफाई हो गई, बॉडी को थोड़ी 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 डोज में करके उसका इंजेक्ट करके आदी बनाया जाता है कि वो जब उस तरह का एलर्जन आए तो बॉडी उसको रिएक्ट करके एलर्जी ना बनाए। जब नहीं बनाना शुरू करेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। ये तो है परमानेंट इलाज। लेकिन अगर आप फैक्टर भी नहीं निकाल सकते और आपने वैक्सीनेशन या तो अफोर्ड नहीं कर सकते या आपने करवा ली और फायदा नहीं है, इतनी महंगी है इसकी? महंगे से ज़्यादा अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। जैसे बड़े सेंटर्स में सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर है, सबसे बड़ा जैसे एलर्जी सेंटर इस्लामाबाद में बना हुआ है। हाँ। अब कोई बंदा ऐसा है जो बेचारा इस्लामाबाद नहीं जा सकता, हाँ। या बड़े सेंटर्स में या बड़े सिटीज़ में उसके लिए आना जाना, डेफिनेटली पेशेंट को तो बहुत सारे आपके पास ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान आएंगे, डिफरेंट एरिया से भी आएंगे, अंडर डेवलप्ड एरिया से भी आएंगे, कि वो उतने टाइम तक कंप्लाई नहीं कर सकता। तो सर ये पूरी दुनिया में अस्थमा डे मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में ही रिसोर्सेज, हमारे पास ये रिसोर्सेज ही कम है। रिसोर्सेज तो हमारे पास हर लिहाज से कम है अगर हम देखें तो। खैर कमिंग बैक, रिसोर्सेज कम कहाँ है? एक बंदे ने 4-4 शादियां की हुई होती हैं, आप कह रहे हैं रिसोर्सेज कम है। बीवियां ज़्यादा हैं, अखराजात उनके पास पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं पूरे करने के लिए, इसीलिए सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें ये हमारे मुल्क में इन्हीं की कमी है। इसीलिए तो सांस के मसाइल हैं। 4-4 शादियां करेंगे तो सांस तो खुद ब खुद बंद होगा, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी पक्का बंद कर देगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते एंड वैक्सीनेशन भी करवा ली या मैं नहीं करवा सकता और उसके बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ, देन वी आर लेफ्ट विद द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट। ठीक, हम एक टर्म अबाउट लाइक जिसके लिए हमने इनहेलर
या टैबलेट्स की बात की। और एक वर्ड बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है पेशेंट्स को कि इज़ इट क्योरेबल और कंट्रोलेबल। क्योरेबल ऐसा है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए और ख़त्म हो जाए लाइफ से, और कंट्रोलेबल एक ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मेडिसिन लेते रहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। सो अगर आप ऐसी स्टेज में है कि आपको सिम्टम्स चले जा रहे हैं तो देन डेफिनेटली इट्स कंट्रोलेबल। इसका मतलब आपने मेडिकेशन पे रहना है। तो मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और मेडिसिन छोड़ेंगे तो अलामात वापस आने का चांस होता है। तो इसका मतलब आपको फिर मेडिसिन रेगुलर लेनी पड़ेगी। सुनने में आता है कि जिन लोगों की नाक की हड्डी जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है ना, तो उनको अस्थमा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इज दैट ट्रू? असल में जैसे मैंने पहले बात की थी, एलर्जी की 2 सिम्टम्स हैं, एक सांस की जिसके अंदर कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एंड नंबर 2 मैंने कहा था नाक की एलर्जी। इसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होएगी, नाक से पानी गिरेगा, जिसे पोस्ट नेजल ड्रिप, केरा, रेशा लोग कहते हैं। अब ये एलर्जी है, अब उसको बहुत सारे लोगों को समझाना नहीं आता। अब किसी को एलर्जी का राइनाइटिस समझाना हो तो बड़ा मुश्किल सा लगता है, और आपको बहुत सारी कॉमन टर्म्स मिलती हैं मार्केट से, तुम्हारी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तुम्हारी नाक की हड्डी बढ़ गई है। अब उनको समझाना नहीं आ रहा होता कि ये टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी क्या है, कि ये एलर्जी की वजह से आपकी जिल्द अंदर से मोटी, उसे कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई है। ठीक, तो इसलिए ये वाली अलामात, इसलिए जिन लोगों को होता है, मैंने पहले कहा था 25% केसेस में जिनको नाक का प्रॉब्लम है उनको सांस का प्रॉब्लम भी होगा। तो वो ऐसे लोग, ये वो लोग हैं जिसका आप कह रहे हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो तो साथ में एस्थमा का भी साथ प्रॉब्लम हो जाता है, ये वो लोग होते हैं। सर ये लगता है एक से दूसरे को लगता है? बिल्कुल भी नहीं, ये छूत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता। यस, जेनेटिकली पॉसिबिलिटी है कि अगर फैमिली में है तो फैमिली में रन करे। बल्कि अच्छा कि आपने इस पॉइंट पे बात किया, तो मैं यहाँ पे करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छोटे बच्चों में एस्थमा अराउंड 12% ऑफ द केसेस में होता है, और वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं एडल्ट एज में तो सिर्फ 6% में रह जाता है। इसका मतलब आधे बच्चे आउटग्रो कर जाते हैं उसको, ठीक हो जाते हैं बगैर मेडिसिन के भी। अच्छा। लेकिन मेडिसिन के बगैर का मतलब है कि वक्ती जब अलामात हुई तब ले ली, जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और इम्यूनिटी बेहतर होती जाती है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। सो 50% बड़ा चांस है। तो इसीलिए छोटे बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको पक्का ना होने दें। अगर छोटी सी भी अलामात हैं तो जस्ट गो टू डॉक्टर। उनके तो बेचारों के मासूम छोटे छोटे से लंग्स, छोटे छोटे से उनके लंग्स के पाइप होते हैं, उनको तो बड़ा अच्छे से ख्याल करना चाहिए। वैक्सीनेशन की बात करें तो उसकी वैक्सीनेशन कितने की है और कब कब करवानी चाहिए? कौन से मौसम में, किस मौसम से पहले करवा लेनी चाहिए? जी, एक होती है एस्थमा का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन, उसमें आप एलर्जी सेंटर में जाएंगे, वो आपका टेस्ट करके बताएंगे आपको 2, 4, 5, 6 किन चीज़ों से एलर्जी है। जिससे एलर्जी होगी उसकी पर्टिकुलर वैक्सीनेशन होगी, वो 2 से 3 साल तक फॉलो की जा सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी एलर्जी है और कितना टाइम लेगी। सेकंड जो है वो है कुछ मौसमी वैक्सीन्स। मौसमी वैक्सीन से मुराद ये है कि जैसे ही ये सर्दियों का सीज़न आता है कुछ कॉमन इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन, फ्लू होना शुरू हो जाता है लोगों को, निमोनिया होना शुरू हो जाता है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। अब तो कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, नई लहर आ गई है, सेकेंड लहर आ गई है, थर्ड लहर आ गई है। तो जिस तरह कोविड का वायरस शक्ल चेंज करता है, इस तरह फ्लू का वायरस भी शक्ल चेंज करता है हर साल। तो जब वो नई आता है तो इसी तरह सितंबर अक्टूबर में पूरी दुनिया में बनती है, पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है और लगती है। मेरा ख्याल है जो बंदा अफोर्ड करता है, इट्स हार्डली आई थिंक 2500 रुपीज़ की एक वैक्सीन है, लगवानी चाहिए। 30 to 40% चांस कम हो जाते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन एक और चीज़, एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं जब सोते हैं तो एकदम से ना उनकी सांस रुकती है और वो सोते सोते उठ जाते हैं, तो ये तो बड़ा पेनफुल प्रोसीजर, आपको भी पता है। तो ऐसे पेशेंट्स क्या कर सकते हैं? कोई उनके लिए कोई आप बता सकते हैं कोई ऐसी बात, कोई टिप, कोई ऐसी मेडिसिन कि वो सोने से पहले ऐसा कुछ क्या करें कि वो जब सो रहे हों बीच नींद में उनका जो है ना वो सांस ना रुके? जब भी एस्थमा की जो अलामात है वो वर्स होती हैं एट नाइट। क्यों? क्योंकि रात में मौसम भी ठंडा हो जाता है और इसके अलावा बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो रात के टाइम ज़्यादा होती हैं, तो अलामात भी ज़्यादा आती हैं। सो अगर तो प्रॉब्लम है तो रेगुलर मेडिकेशन लें, जैसे इन्हेलर है, अगर वो 2 टाइम्स लेने के लिए है तो रात को लेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो वो तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं इन्हेलर्स के साथ। सो मेरा ख्याल है कि अगर किसी को भी इस तरह की अलामात आएँ उसको पल्मोनोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको देखना चाहिए कि मेरा ट्रीटमेंट किस स्टेज पे है, कितनी सिवियरिटी पे मैं अलामात शो कर रहा हूँ। और एस्थमा का ट्रीटमेंट स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 पे, अलामात ज़्यादा तो मेडिसिन ज़्यादा, अलामात कम तो मेडिसिन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। ऐसा भी आती है कि आपको बस कभी हो तो मेडिसिन ले लें, वरना लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो अच्छा कंप्लायंस शो करें और उनकी अलामात कम हो, वो इस तरह पे भी आते हैं। सो हम उनको बड़ा गाइड करते हैं और इसके लिए उसे हम कहते हैं रिटर्न एक्शन प्लान,
कि उनको समझाया जाता है आपको अलामात हों तो आपने ये वाला इन्हेलर हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है या ये वाला आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। अब तो इतनी तरक्की कर ली है, जो रेगुलर वाला है वही हस्बे ज़रूरत के लिए भी आ गया। ऐसे ही है। डॉक्टर अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की है, बड़ी अच्छी तरीके से गाइड किया हमें, और इसका ख़ास ख्याल रखिए क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल जो है ना, अगर आप प्रोसीजर नहीं कराते तो आपके लिए बड़ा पेनफुल हो जाता है। और आपकी सेहत वही बात है कि हज़ार नेमत है, अगर आप अच्छा सांस लेंगे तो फिर ही आप अपने दूसरे एक्टिव वाले जो काम है वो कर सकेंगे, अपनी बॉडी को जो है ना वो सिग्नल्स दे सकेंगे कि वो काम परफॉर्म करे। अदरवाइज सांस नहीं ले सकेंगे तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, आप कोई एक्शन अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास डाइटिशियन वर्दा सिकंदर मौजूद हैं। आज हमने ख़ास इनको मदऊ किया क्योंकि ये हमसे लास्ट टाइम वादा करके गई थी कि ये जिस चीज़ों के बारे में हमें बताती हैं कि हमें खाना है, क्योंकि इन्होंने ख़ास पढ़ाई की है इसके ऊपर, इनकी रिसर्च तो है मगर इन्होंने इसमें पढ़ा है, एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में जिस तरीके से डिटेल में जाके जानती हैं चीज़ों को। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये वाली नॉलेज जो है आप तक भी पहुँचे। आपके भी घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब हैं। तो मोस्टली हमारे वहाँ ये होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो ढीली हालत से फिर रहे होते हैं स्कूल में। हम ऑफिस में बैठे होते हैं, हम यूँ बैठे होते हैं, हर वक्त थकावट की हालत में बैठे होते हैं। हमसे यूँ ऐसे सीधा बैठने में ना हमें मौत पड़ती है, क्योंकि हमारी हालत ही कोई नहीं, हम अंदर जान ही कोई नहीं होती, ताकत ही कोई नहीं होती है। तो हम सारे ढीले पड़े हुए होते हैं, जैसे क्या बताऊँ, जैसे वो पिंक पैंथर नहीं चलता, आपने अगर इंस्पेक्टर क्रूसो मूवी देखी, वो भी पिंक पैंथर की थी, किस तरीके से चलते हैं वो, लचड़ के अपने आप को घसीट के। तो इस वजह से अब हमने क्या ऐसा खाना खाना है, ऐसी कौन सी ड्रिंक्स पीनी है जिसकी वजह से हमारे अंदर बॉडी में ना कुछ एक्टिव चीज़ें आ जाएं और हम बस अपने अंदर ना ब्रेक डांस करते रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, हम अपने बच्चों को और ख़ुद को ऐसी चीज़ें क्या खिलाएं जिससे हमें ये वाली एनर्जी मिलेगी। आज का शो है एनर्जी बूस्टर के ऊपर, कि आप अपनी एनर्जी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। मेरे पास वर्दा जो है वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र वर्दा, यार ये टॉपिक इतना अहम है। और आपको पता है, सुनते ही मेरी एनर्जी वापस आ गई है और आई वाज लाइक कि मैं फौरन एनर्जेटिक होके बैठी हूँ, क्योंकि आपको पता है आज जो मैं आपको चीज़ बताने वाली है ना, वो मैंने रास्ते में एक बार खाया था और जनरली मेरी एनर्जी बड़ी रेज हुई है उससे। रियली? यस। मतलब अभी खाएं अभी पाएं? यस। वाह। ऐसा एनर्जी बार जिसके मैजिकल बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं। अच्छा, पता है फिजा, वी आर मूविंग इन एरा जिधर एक एक चीज़ इकट्ठी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, एनर्जी अब हम सबको पता है जी, खजूर में बड़ी अच्छी एनर्जी है, हनी में बड़ी अच्छी एनर्जी है, फ्रूट्स में बड़ी अच्छी एनर्जी है, मगर कोई ऐसी एक चीज़ जिसके अंदर कोलेजन ऑफ एनर्जीज हो, कंप्लीट एनर्जी बार। तो आज जो मैं चीज़, आज जैसे कि हमने लास्ट शो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अब से इंशाल्लाह आप लोगों को ज़बरदस्त रेसिपीज़ हम दिखाया करेंगे, तो इसलिए मैंने अपनी पहली जो न्यूट्रिशनल रेसिपी है उसको प्रिपेयर किया और आप ही के शो पे हम इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो रेसिपी आज मैं बताने जा रही हूँ इसके बेनिफिट्स पहले आप जरा सुन लें और उसके बाद आपने इसको बनाना और खाना है। पास हाँ जी, श्योर। अच्छा, सबसे पहले बेनिफिट्स इसके ये हैं, इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स मौजूद हैं, ग्रेन्स मौजूद हैं, उसके साथ साथ इसके अंदर आयरन मौजूद है, जिंक मौजूद है, सेलेनियम मौजूद है। ना सिर्फ आपको एनर्जी देगा, आपकी स्टमक गट हेल्थ को बेहतर करेगा, फाइबर का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद है, आपकी ब्रेन और हार्ट हेल्थ उसको बूस्ट करेगा, और उसके साथ सबसे ज़बरदस्त बात जो है वो ये है, वो बच्चियाँ या वो बच्चे जिनकी शादी होने वाली है या वो लड़कियाँ जिनकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उनमें भी इट विल रियली हेल्पफुल। एक चीज़ इतना काम करेगी। यस, और आपको पता है इसका नाम क्या है? क्या? पावर हाउस बार्स। वाओ, आई लाइक द नेम पावर हाउस बार्स, कि ये बस आपने खाना है, इट विल गिव यू द पावर चार्ज और आपकी एनर्जी मेंटेन हो जानी है। गर्मी हो सर्दी हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर द क्वांटिटी ऑफ द बार, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब इसको टू मच भी नहीं खाना। हाँ, देखिए हेल्दी चीज भी है, उसका एक्सेस बार है, हेल्दी चीज। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं।
वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो हम सबके किचन में मौजूद है। सबसे पहले आपने लेनी है 4-5 खजूरें। उस हाथ में पकड़ हाँ, शोर 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 शोर। अच्छा, सबसे पहले जो है वो ये हमारे पास मबरून खजूर है। अच्छा, हाँ जी, मबरून खजूर है। इसका जो है वो अच्छी बात यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा कंट्रोल्ड होता है। अच्छा। बहुत ज्यादा वो स्वीटन नहीं है कि जो बहुत ज्यादा मीठा कर दे। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास इसमें मुख्तलिफ सीड्स डले हैं। अब सबसे पहले ये हमारे पास फ्लेक्स सीड्स हैं, उसके अलावा ससीमा सीड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे पकड़ के दिखाते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास फ्लेक्स सीड्स हैं। उसके साथ हमारे पास इसमें पंपकिन सीड्स हैं, मिक्स सीड्स जिन्हें हम मगज कहते हैं, और हमारे पास सफेद तिल मौजूद है। बहुत सादे से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद है। हाथ में जरूर दिखाते जाएं। हाँ जी, ये भी हाथ में रख के दिखा दें। बिल्कुल 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 वाली चीजें, ये ताकि कुछ लोगों को pumpkin पहचान seeds हो है। जाए। ये देख लें, ये पंपकिन है। अच्छा, ये देखें, पम्पकिन सीड्स जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट स्टोरी मैं आपको ना एंड पे बताऊंगी। अच्छा। इसकी स्टोरी एक बड़ी जबरदस्त है मेरे पास। अच्छा, अब ये हमारे पास सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स मौजूद है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, फाइबर का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा करना है और क्या करना है कि इन सारों को मिक्स कर लें। ये जो खजूर है इसको आपने मैश कर लेना है। जब इस खजूर को आप थोड़ा सा मैश करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल देसी घी का कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैश करके और उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और आपने क्या करना है कि एक प्लेट में उसको लगा के और उसके साथ नाइफ के साथ आप इनको ये बार्स की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, ये जो बाजार में भी मिलते हैं, हाँ जी, बार्स उस टाइप के ही हैं। बिल्कुल, ये एनर्जी बार्स की तरह है और इसके अंदर बहुत आसान है इसको खाना। आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, बड़ा अच्छा डिजर्ट एज अ डिजर्ट खा सकते हैं। यस, खा के बताएं कि टेस्ट कैसा है। इट्स गुड ना। और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर सीड्स का भी आपको, और बड़ा नेचुरल डिजर्ट के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं, एनर्जी के तौर पे भी खा सकते हैं। वो लोग जो जिम करते हैं एज अ पोस्ट वर्कआउट बार जो है वो भी खा सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी जो है वो फौरन वापस आ जाएगी। इसलिए अब जो मैं इतना एनर्जेटिक होके बोल रही हूँ ना, मैंने भी रास्ते में ये एक बार खाया था, जिससे मेरी वो जो सुबह सुबह और सुबह सुबह जो है ना वो मेरी एनर्जी इतनी अच्छी जबरदस्त हो गई है ना। और ये वो खवातीन जो कहती हैं हमारे पट्ठों की दर्द ठीक नहीं होती, इसका 3 दिन का इस्तेमाल आपके पट्ठों की दर्द, वो बच्चे जो हर टाइम कहते हैं टांगों में दर्द होती है, स्कूल में दर्द नहीं ठीक होती, लेथार्जनेस हर टाइम फील होती रहती है, क्योंकि इसके अंदर ना आयरन का कंटेंट बड़ा अच्छा मौजूद है। ब्रेक लेना, खा लूं, फिर बताते हैं और भी। ब्रेक लेना, ब्रेक। श्योर श्योर श्योर, ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिजा क्योंकि खा रही है, इतने सारे मैं ये खा गई हूँ एनर्जी बार, जो कि घर में आप बना सकते हैं। इतने महंगे मिलते हैं ये। मुझे याद है मैं शूट्स पे जब जाती थी तो मुझे रास्ते में कहीं से लेने पड़ते थे, कहीं 1500 का, कहीं 800 का, कभी 700 का। महंगा है यार, महंगा है। ये आप घर में बना के अपने मज़े से खा लें, ठीक है, घर में शाम को चाय के साथ खा लें, कॉफ़ी के साथ पी लें, कितना अच्छा। ये कुकीज़ के शेप में बना लें, ऐसे किसी तरीके से बच्चों को टिफ़िन में थोड़ा सा बाज बॉल बना के ऐसे छोटे छोटे तो टिफ़िन में दे दें, बच्चे भी यार एंजॉय करेंगे और बच्चों के अंदर एनर्जी आएगी। बिल्कुल। पंपकिन सीड्स का मुझे अच्छा लगा। वो पंपकिन सीड्स वाली बात तो मैं बड़ी जबरदस्त आपको बात बताना चाहूंगी, लेकिन आपके शो पे एक चीज मैं आज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि प्लीज खुदा के लिए, बीइंग अ डाइटिशियन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के ये चीज कहती हूँ कि प्लीज पंजीरियों को छोड़ दें। पंजीरियां इतनी खतरनाक हैं आप सोच नहीं सकते, और उनके कितने साइड इफेक्ट्स हैं ये मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। भाई लड़की क्या बात कर रही है, दुनिया सारी पंजीरी पे तो रहती है, बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद। देखिए पोस्टपार्टम टाइम में वो औरतें जो कहती हैं हमारा वजन वो वाला कभी गया ही नहीं, देखिए पंजीरियां इज अ बिग कॉज। अच्छा जी, अब सबसे मैं आपको रिसर्च के साथ एक बहुत बड़ा फैक्ट बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं हमारे पास अलसी के बीज हैं, ये हमारे पास सफेद तिल है, ये हमारे पास मुख्तलिफ बीज हैं। कोई भी बीज है ना, इसके अंदर एक ऑयल मौजूद है, असेंशियल ऑयल, जिसे हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 कहते हैं, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये बताइएगा। सस्पेंस कर दिया इसने कि पंजीरी छोड़ दें, पंजीरी एक जहर है। क्यों पंजीरी क्यों जहर है, इसके बारे में पूरी बात जानेंगे वर्दा से न्यूज़ के ब्रेक के बाद। ओके, ये वर्दा सिकंदर अभी हमें ये कह रही है कि जहर है पंजीरी, पंजीरी छोड़ दें।
ये जो हम बच्चा पैदा करने के बाद भी औरतें जब लग जाती हैं पंजीरियों के ऊपर, तो वो कहती हैं अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी सेहत ख़राब पंजीरी की वजह से करती हैं, और पंजीरी ने ही सारा जो निज़ाम है वो ख़राब किया। और ये जहर है, ये आप कह रही हैं किस वजह से? अब बताएं, जवाब दें उनको। अच्छा देखिए, जो हमारे पास सीड्स होते हैं जो जैसे कि मोस्टली पंजीरियों में डाले जाते हैं, अब ये जो अलसी का बीज है अगर आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने ये सफ़ेद तिल है, यहाँ इधर ये एक अलसी का बीज पड़ा है, ये हम इसको खोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, इसको आप खोलते जाएंगे तो इसके अंदर एक ऑयल मौजूद है, ठीक है। वही ऑयल इसका एसेंशियल ऑयल या इसकी अफादियत है, जिसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 के हम फॉर्म में कहते हैं, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए उन तमाम चीज़ों के लिए अच्छा है। अब क्या होता है कि 20 मिनट के बाद कुदरती तौर पे ये जो ऑयल होता है ये एवेपोरेट हो जाता है अगर ये खुला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जिस तरह नेल पॉलिश आपने लगाई है वो रिमूवर है, 20 मिनट बाद एवेपोरेट हो जाता है। इसी तरह जो अलसी है, इसकी जो क्वालिटी है उस अलसी, इसका भी यही सेम सीन होता है कि इसके अंदर का जो सीड है वो भी, इसका ऑयल जो है वो फौरन जो इसका ऑयल है वो उड़ जाता है। अच्छा, अब क्या होता ये है कि अब हमारे यहाँ होता है कि हम लोग बनाते हैं मिक्सचर बहुत सारी बीजों का, बहुत सारे नट्स का, पंजीरियों में उसको ग्राइंड करके अच्छी तरह। अब देखिए, आपने अगर 10-10 महीने की पंजीरी इकट्ठी बना के रखी है और उन सीड्स को आपने ग्राइंड कर दिया हुआ है, ब्लेंड कर दिया हुआ है, तो आप समझते हैं उसका कोई फ़ायदा है? उसका कोई फ़ायदा नहीं। और उसके अलावा उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्कर, चीनियाँ, देसी घी, गुड़ के काढ़े बना के, और मतलब मैंने देखा आधा किलो काढ़ा, आधा किलो देसी घी, ठीक है। हम अपने जो एंसेस्टर्स हैं उन सारी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और वो सारी चीज़ में अपनी दादियाँ, नानियाँ, हमारी खूबसूरत जो है वो कन्वेंशंस हैं, लेकिन उन सब के साथ ज़रूरी है कि अब जैसे रिसर्चेज हो रही हैं, मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, हमें पता लग रहा है कि अब ये देखें, आप बीज हैं, इनका तेल उड़ जाता है तो फ़ायदा नहीं इनको ग्राइंड कर करके तो आपने रखने कहा का। है कि हमारी दादी नानी ये जो रिसर्च हमें बताती हैं, जो ख़ानदानी चलते आ रहे हैं, जी। हर बहू को, हर बेटी को खिलाई जाती है पंजीरी, है आपने कहा है कि जहर है, ये बिल्कुल नहीं खानी है, या हाँ, इसके बजाय आप देखें इस तरह के प्रोटीन बार्स खाएं, या अगर आपने पंजीरी बनानी भी है तो पंजीरी को बनाने के हेल्दी और तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जितने सीड्स हैं आपने इनको दादड़ नहीं करना, जितने नट्स हैं आपने उनको दादड़ नहीं करना, आप उनको एज इट इज़ रॉ फॉर्म में जो चीज़ है इन सबको मिक्स करें और रख लें। और ये है कि आप इनको जब दादड़ करते हैं तो इनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है, तो इनकी अफादियत को बरकरार रखने की ज़रूरत है कि आप इनको रॉ फॉर्म में खाएं। जैसे आज हमने ये प्रोटीन बार्स बनाए, इसी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डाल सकते बिल्कुल आप इसके अंदर सूजी डाल सकते हैं। ये जैसे कि मैंने ओट्स जो है वो इधर रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसको एज अ मील रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब इस बार के अंदर अगर आप ओट्स ऐड कर देंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स भी हो जाएगा, प्रोटीन का सोर्स, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्स शामिल हैं, सीड्स शामिल हैं जो कि फैट्स का सोर्स है, तो और उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट की अमाउंट वैसे ही बहुत अच्छी मौजूद है। नट्स में हमारे पास खजूर, खोपरा, आप वो ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको दूध के ग्लास के साथ एक बार को एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेकफास्ट जो है वो भी ले सकते हैं, एज अ ब्रेकफास्ट ऑफ मील ले सकते हैं, स्नैक ले सकते हैं, क्योंकि अंदर इसके तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। बच्चों के लिए आप इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, जिम पर्सेंट है वो इसके अंदर पीनट बटर ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आज पंजीरी जो है वो कह दिया गया है कि जहर है, वो मत खाएं, अगर खाएं तो उसका ऑल्टरनेट क्या है और उसको किस तरीके से खाना है। अगर पंजीरी ही बनानी है तो उसकी जो रेसिपी चेंज की गई है, आज ये रील देखेगा ताकि अपनी लाइफ में इसको भी चेंज करें एज़ पर वर्दा। यार ये तो ऐसी बातें आज हमें बता के जा रही है वर्दा सिकंदर कि मुझे बस, मैं कह रही हूँ लाइफस्टाइल में कितना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। हमें पता कुछ नहीं होता, हमें हमारे अम्मी अब्बा अजदाद बड़े कोई ऐसी नुस्खे या कोई ऐसी बात बता देते हैं, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हम उसको खाते रहते हैं। मगर वो जो एक यहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने दी है ना अकल, जिसको अल्लाह ताला ने कहा इस्तेमाल करो, मगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं हम इस तरह के अहमक लोग हैं कि जब अल्लाह ताला अकल बांट रहा था तो हम छन्नी लेके घूम रहे थे। तो खैर एक और बात कर रही थी आप कुछ, मैंने कहा उसको। जी बिल्कुल, बात हो रही थी पम्पकिन सीड के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको एक कुरानी आयत जो है वो सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको अफादियत बताऊंगी
और हमने उनको एक खाली ज़मीन पर डाला इस हालात में कि वो बीमार थे, और हमने उनके ऊपर एक कद्दू का पौधा उगा दिया। अब ये बात हो रही है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, जिनको मछली के पेट में 40 दिन के लिए रखा गया। अब जब वो 40 दिन के बाद मछली के पेट से बाहर आए तो उनका जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, उनका जिस्म गल चुका हुआ था और उनके अंदर एनर्जी, ताकत बिल्कुल भी नहीं थी, और उनके मुंह से अजीब आवाज़ें आ रही थी कि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुआ कि फरिश्ते आए और उन्होंने उनकी साइडों पे कद्दू के बीज फेंक दिए, और 2 दिन के अंदर उन कद्दुओं का पौधा उग गया, और उन पौधों उस जो पौधा है उसके अंदर वो लिपट गए, और 3 दिन के अंदर उनका जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया। उनका जिस्म जो गला हुआ था, उनके जिस्म में जो ज़ख्म थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो साबित इस जो वाक़या है इससे ये हुआ है कि आप देखें, ये आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बीज, हाँ। कद्दू के कितने छोटे छोटे बीज, और इनकी अफादियत किस कदर ज़्यादा है कि एक गला जिस्म जो बिल्कुल बेजान हो गया हुआ था, जिसके अंदर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इस कद्दू के सिर्फ पौधे से वो कितना ज़्यादा हील हो गया। तो हम अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में मौजूद हैं, लेकिन फिज़ा हम है कि जी ये सप्लीमेंट खा लें, वो सप्लीमेंट खा लें। आपको ये इतनी ज़बरदस्त अफादियत वाली चीज़ें आप दिन में 4 से 5 ये कद्दू के बीज मुंह में डाला करें, इनको चबा लिया करें, पानी के साथ पी लिया करें, दूध के अंदर मिला के पी लिया करें, इनके ये बार्स बना के खा लिया करें। तो मैं कहती हूँ आपको कोई डेफिशिएंसीज नहीं होनी, कोई बीमारियाँ नहीं होनी, आपकी स्किन टाइट रहेगी, वेल मॉइस्चराइज रहेगी, और आपकी स्किन में बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो आप जैसे ये कुरान के वाक़े के साथ रिलेट करने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि हर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और ये चीज़ें हमारे कुरान में पहले बताई गई हैं, लेकिन आज वी आर मूविंग इन अ मॉडर्न एरा। वही बात है ना, बीमारी से पहले तो इलाज निकाला गया था, फिर बीमारी निकली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो इलाज को देखते ही नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं हाँ ये बीमारी हो गई, इसका इलाज कोई नहीं है। प्रिवेंटिव मेडिसिन कुरान पाक में मौजूद है, तो बस हमें यह है कि उसको फॉलो करना है। और आई एम वेरी थैंकफुल कि आपका फोरम जो हमेशा ही कोशिश करता है कि अथेंटिसिटी, लॉजिक्स एंड फैक्ट्स इनके साथ बात की जाए। तो अब जैसे हमें आज पता लगा है, तो अब हमने ये जो बार्स हैं इनको ज़रूर बनाना है, एज ए मेडिसिन भी लेना है, एज ए टेस्ट भी लेना है, एज ए डाइट भी लेना। अच्छा, कुछ ड्रिंक भी, एक ड्रिंक भी जो बच्चे भी पी लें, हम भी पी लें। अच्छा, अब आजकल जैसे गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जौ है, जौ बहुत ठंडा है, ओट्स जैसे यहाँ पड़े भी हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जौ और शहद का पानी और उसके अंदर चिया सीड्स, 3 चीज़ें आप जौ, शहद का पानी। अच्छा, आपने क्या करना है, थोड़ा सा जैसे जौ है उसको एक रात भर के लिए सोक कर दे पानी के अंदर, रॉ जौ को सोक कर देंगे तो वो अपना पानी छोड़ देगा, उसको स्टेन कर लें, उसके अंदर एक चाय का चम्मच आप मुझे इस तरह बताएं, जैसे 2 खाने के चम्मच अगर मैंने जौ ले लिए, बिल्कुल, ठीक है, पानी उसमें मैंने उस गिलास में कितना डालना है? उस पानी आपने 150 ml, 1 गिलास पानी, ओके, गिलास भर के पानी, गिलास भर के पानी ले लिया। उसके बाद क्या करना है, रात को ये ढक के सो जाएं। अब वो जौ का जो पानी है वो ठंडी उसकी तासीर हो जाती है। सुबह उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 चाय की चम्मच शहद और 1 चाय की चम्मच चिया सीड, 10 मिनट उसको पड़ा रहने दें, मिक्स करें, आप खुद भी पिएं। बच्चों में ख़ास तौर जो गर्मी है और उन तमाम मसाइल के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे ज़बरदस्त बात है, जो शहद है ये हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत बेहतर करती है। अब जैसे गर्मी का मौसम है और हम लोग की निढाल भी रहते हैं, और उसके साथ ये कि कुव्वत मुदाफ़ियत में बहुत फ़र्क आ रहा होता है। तो आप ये ड्रिंक जो है वो पिएँ, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी, एनर्जी बेहतर होगी, और आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे भी। उसे ठंडा करके पिएँ, रिफ़्रेश भी हो जाएंगे। अरे वाह, मज़ा आ गया। और कोई फलों में कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपको लगता है कि एनर्जी बूस्टर है, और ये फल हमें इस मौसम में वैसे तो सारे खाने चाहिए, मगर एनर्जी बूस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा कौन सा है? अच्छा, एनर्जी बूस्ट के हवाले से सबसे ज़बरदस्त फ्रूट हमारे पास बनाना है। उसके अलावा आजकल जो वाटर बेस्ड फ्रूट्स हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के अमाउंट बहुत अच्छी मौजूद है, जिससे हमारी एनर्जी बहुत बेहतर होती है, उसमें ख़ास तौर पे तो वाटरमेलन आजकल आया भी हुआ है और हम सबका फेवरेट भी है। उसके अलावा मेलन, खरबूजा है, पपीता है, ये तमाम ऐसे
ऐसे फल हैं जो कि हमारी एनर्जी जो है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी भी मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद हैं, जो हमारी पट्टे, एनर्जी और इन सारी चीज़ों को सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा वरना मैं हेल्पफुल होते हैं। एक वाटरमेलन का ना एक ड्रिंक पीती हूँ, बड़े मज़े का। आप इसकी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की आपके पास नॉलेज है तो आप बता सकेंगे इसमें क्या चीज़ सही है क्या गलत है, अगर कुछ गलती है तो भी बता दीजिएगा। टेस्ट में तो बहुत अच्छा होता है, मगर सेहत के लिए कैसा ये आप बता सकेंगी। मैं वाटरमेलन लेती हूँ, जैसे इतना कोई बड़ा पीस ले लिया ना, और उसके बाद उसको काट के तो मैं ब्लेंडर में डाल देती हूँ बीज समेत, क्योंकि बीज मैं नहीं फेंकती, तो बीज समेत डाल देती हूँ। आधा गिलास या 1 गिलास उसके अंदर पानी डाल देती हूँ, उसके अंदर मैं 1 चम्मच शहद डालती हूँ खाने का, और उसके बाद मैं काला नमक डालती हूँ आधा चाय का चम्मच, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्चें और पूरा 1 नींबू स्क्वीज़ करके उसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करती हूँ, फिर छानने से उसको छान के तो दूसरे जग में निकाल लेती हूँ, उसमें अच्छी खासी मज़े की थोड़ी बहुत बर्फ़ डाल के तो फिर उसको पी जाती हूँ। इतना टेस्टी होता है कि मैं आपको अब इसकी इफादियत बता दूँ। अफादियत जो है, सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। वेट लॉस में कोई ठंडी ड्रिंक हमारा दिल कर रहा होता है ना पीने को, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त है। देखें, वाटर भी मौजूद है, लेमन भी मौजूद है, एक तो उस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है। ख़ास तौर वो लोग जिनको फैटी लिवर का मसला या जिगर की गर्मी या यरकान हुआ है थोड़ा टाइम पहले, तो उसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन अफेक्ट हो गया, जिस्म में के जो लिवर के एंजाइम्स हैं LPL वो अफेक्ट हुए हैं, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए जो आपने मुझे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जिन बच्चियों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है। अच्छा। आजकल समर्स में ख़ास तौर पे जिनकी एक्नी प्रॉन स्किन है, बड़ा मसला आ रहा है, तो उसके लिए दिस जूस इज़ वेरी हेल्पफुल। वो लड़कियां जो चाहती हैं ग्लो रे हमारी स्किन पे, उनके लिए इट्स वेरी हेल्पफुल। इट्स अ ब्यूटी ड्रिंक एज वेल। यस, इट्स अ ब्यूटी ड्रिंक एज वेल। तो बिल्कुल इसमें कोई आपको ऐड करना है, कोई चीज़ है, कुछ इसमें करना? चिया सीड ऐड कर सकते हैं, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। चिया सीड ऐड कर सकते चिया हैं, सीड बिल्कुल ऐड कर that's a सकते nice हैं। उससे ये होगा कि खास तौर पे वो लोग जो गट हेल्थ, स्टमक की हेल्थ है, और टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा, टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और जैसे बच्चे हैं वो जरा थोड़ा फीका नहीं, तो आप उसमें एक शहद का चम्मच या 1 स्पून ऑफ स्टीविया, बिल्कुल थोड़ा सा शहद तो डाला मैंने क्योंकि खट्टा मीठा चाहिए होता है। एक और बात बताऊं, बड़ी मजेदार, बताइए। ये जो आपने बताई है ना, अब ये जाके मैं करने वाली हूँ। पता है क्या? मैंने इसको ये करना है कि आपको पता है आजकल ना गर्मियाँ है, तो हमारा दिल करता है ठंडे ठंडे पॉप्सिकल्स और बर्फ वाली कुल्फियाँ इसको बना सकते हैं? हाँ, इसको बिल्कुल बना सकते हैं। इसके अंदर लेमन मौजूद है और उसके अलावा वाटरमेलन, तमाम वाटर। तो सुनिए, पॉप्सिकल के लिए फिर मुझे छानने की जरूरत नहीं है? नहीं, छानने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें कि वो आइसक्रीम वाली ट्रेज आती है ना, उसके अंदर डाल लें और जी फ्रीज करके बच्चों को हेल्दी आइसक्रीम जो है वो उसके तौर पे से थैंक यू सो मच। आपने तो रेसिपी के झकास 4 चांद लगा दिए और न्यूट्रिएंट्स भी बता दी, और आज जो जो चीज़ें हमें बताई गई हैं हम अपनी लाइफस्टाइल में उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपनी सेहत का मज़ीद ख्याल रखें ताकि हमारी एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट रहे और हम हर काम करने के काबिल हों। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम। ऑल्सो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, अगर हम लोगों ने कहीं से कोई लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदनी हो, ब्रांड न्यू गाड़ी ख़रीदनी हो, इंपोर्टेड गाड़ियाँ या फिर कोई सेकंड हैंड जो गाड़ियाँ होती है, तो हम मार्केट में अक्सर जाते हैं तो हमारे साथ बड़े धोखे भी हो जाते हैं। हमें गलत डील कर देते हैं, कोई ख़राब गाड़ी भी हमें कोई दे देता है, ठीक है। ट्रस्टेड जो लोग हैं मार्केट के वो बहुत कम है, आपको भी पता है, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के साथ जो धोखा हो जाता है वो एक्सपीरियंसेस लोगों के हैं। अब इसी तरह प्रॉपर्टी में भी अगर आप बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर्स में भी बहुत सारे आपके साथ धोखे होते हैं। आपको ऐसे प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि कहते हैं कि 3 साल में हम आपको डिलीवर करके देंगे, और आज से 10 साल गुजर जाएंगे और वो आपको जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता, तो आपको मिलेगा कहाँ से, पोजीशन ही नहीं देते फिर। तो हमने आज आप लोगों की ही मदद के लिए यहाँ पर एक ऐसे सेगमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें हम गेस्ट एक ऐसे हैं जिनको मैं आपसे मुतारिफ़ करवाऊँगी, जिनका जो दावा है, जिनका जो अपना 100% जो काम है वो काम अपना डिलीवर करते हैं, ठीक है। और ये ट्रस्टेड नाम है गाड़ियों की लग्जरी की फील्ड में भी, ठीक है, और प्रॉपर्टी की फील्ड में भी, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रिहायशी प्रॉपर्टी हो, दोनों तरीके से दे आर ए ट्रस्टेड नेम। तो आज इसलिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हाफिज़ सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि हाफिज़ सज्जाद मोटर्स और HS आइडियल टावर्स के जो है वो CEO है।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। तो आज इनसे पूछते हैं, हम इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं हाफिज़? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। हाफिज़ सज्जाद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि हाफिज़ सज्जाद मोटर्स पे लोग आंखें बंद कर कर एतबार करते हैं, ठीक है, और आपकी शख्सियत पर भी इतना ज़्यादा एतबार किया जाता है, इसकी कोई ख़ास वजह है तो हमारे साथ देखने वालों के साथ शेयर कीजिए। जी ख़ास वजह, हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब आए तो बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ा कि एक ट्रस्ट का फुकदान है, एतमाद और एक गैप है बहुत बड़ा एक आम परचेज़र और शोरूम के दरमियान। तो हमने उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया कि क्या वजह है, और उसमें सब जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि गाड़ी जो बेची जाती थी उसके अंदर जो उसके नकाइस हैं, पेंट कहाँ से है कहाँ से नहीं, वो छुपा दिया जाता था। तो हमने एक नया ट्रेंड दिया, अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमने जारी कर दी। हमारी हर गाड़ी के ऊपर हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगी होती है कि इसमें इतने पीस जेन्युइन है, इतने नॉन जेन्युइन है, और जो हम लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी वजह थी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं कर हम चूँकि सड़क पे बैठे हैं, हमारी सारी प्रोडक्ट सड़क के ऊपर खड़ी है, हम अगर कहते हैं हर गाड़ी के ऊपर इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगी है और उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे अगर कोई कमी बेशी है, आप अपना मैकेनिक ले जाएं और उसको चेक करवा सकते हैं। और अगर कोई हमारी ज़ुबान में हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में फ़र्क हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो देते हैं लेकिन फिर वो उसको ऑन नहीं करते, नीचे डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हमने जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, हाफिज़ सज्जाद मोटर ये नहीं करता। हाफिज़ सज्जाद मोटर कहता है कि मेरी ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है और ये मनी बैक गारंटी के साथ है। अगर हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में और फिजिकल गाड़ी में कोई फ़र्क है तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। तो ये एक मनी बैग मार्केट में तो कोई नहीं करता ये। मनी बैक गारंटी हमने सिर्फ हाफिज़ सज्जाद मोटर्स पे नहीं रखी। हम जब HS आइडियल टावर में गए रियल एस्टेट सेक्टर में, तो हमने वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह यही किया है। अब हम सिर्फ चीज़ एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ले लेते हैं। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेने के बाद किसी भी वक्त आपको लगता है कि हम यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हमारी कंस्ट्रक्शन जो है टाइमली नहीं हो रही, या आपको अपनी कोई ज़रूरत है, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है, अपॉर्चुनिटी आ गई आपके या पास, कोई ऐसी सेहत का किसी के घर में मसला है, पैसों की जरूरत पड़ गई हाँ, है, तो हम उसमें भी 100% मनी बैक गारंटी देते आर हैं। यू सीरियस? अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कोई डिडक्शन नहीं, डेवलपर्स की तरह मुझे तो जोक लग रहा है अभी भी। नहीं, हम रिटर्न देते हैं और मतलब ऑन ग्राउंड कर रहे हैं हम कि सुने, ये तो कोई नहीं करता। हाँ, तो यही तो मैंने तो कभी नहीं सुना। देखिए हमने ये एक नया ट्रेंड दिया कि आपके पैसे हमारे पास अमानत है। हम एक और काम कर रहे हैं HS आइडियल टावर में कि हमने ऑन साइट एक काउंटडाउन लगाया। वाह, मैं एक मिनट आपकी इस तारीफ को तो आगे बढ़ा दूं नाज़रीन। वैसे एक बात है, ये जो मनी बैग वाली बात है ना, ये मैंने आज तक कहीं प्रॉपर्टी के किसी चीज़ के कहीं बिजनेस में नहीं सुनी। गाड़ियों की फील्ड में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये जो नाम है ना हाफिज़ सज्जाद, तो ये वाकई सही नाम है और इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब समझ आया कि लोग इन पर ट्रस्ट क्यों करते हैं। इसीलिए मैंने ख़ास इनको यहाँ पे मदऊ किया ताकि आपको पता चल सके कि कौन से लोग सही है, किस जगह जाना चाहिए, किन लोगों के साथ अपने माल का जो है ना काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने के लिए, एक अच्छी गाड़ी के लिए, ठीक है। ये जो आइडियल टावर आप बना रहे हैं, HS आइडियल टावर, ये क्या लगता है आपको कि आप अपनी जो लेगेसी है, जो हाफिज़ सज्जाद वाली मोटर्स वाली जो लेगेसी है, उसको उसी तरीके से वैसे कायम रख सकेंगे? दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो वुड लाइक टू नो कि ये हो सकेगा वैसे ही? आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। देखें, अगर आप अपनी जो लेगेसी है उसे कंटिन्यू करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और अल्लाह ताला आपको देता है, और अगर आप लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करते तो पिछली चीज़ें भी डैमेज होती हैं। तो हमें अभी मेरा 2.7 मिलियन फॉलोअर है हाफिज़ सज्जाद मोटर्स का। पाकिस्तान में किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क है। नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने अपने आप को अकाउंटेबल बनाया। जब हम HS आइडियल टावर बना रहे हैं तो ऑन साइट हमने एक काउंटडाउन दे दिया, बोर्ड लगा हुआ है, उस पर डेट लिखी है 20 अप्रैल को हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, और हम 999 दिनों में हम इसको डिलीवर करेंगे। आप लोग वीडियोस भी देख सकते हैं साथ साथ। सिर्फ 999 दिनों में हम इसको इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे, और ये काउंटडाउन ऑन साइट लगा हुआ है। और इसका हमने एक और काम किया। आप सपोज आप मिस फिजा हमसे एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट परचेज कर लेती हैं, तो हमने आपको एक मोबाइल पे एक ऐप है, उसमें आपका लॉगिन पासवर्ड देंगे और लॉगिन पासवर्ड के साथ साथ आपको एक्सेस होगी उस कैमरे की। अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन खुद देख रही होंगी कि कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं हो रही। आपको लगता है कि एक माह में जो 3 वर्किंग डेज हमने काम नहीं किया, हम इंस्टॉलमेंट ही नहीं लेंगे आपसे उस मंथ की। रियली? हाँ, आप देख रहे हैं लाइव, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा है प्रोजेक्ट पे,
तो वेल एंड गुड। और अगर आपको कहीं लगता है कि हम काम उस स्पीड से नहीं कर रहे, आप पैसे भी वापस ले सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट रोक सकते हैं, आपके पास सारे राइट्स हैं, और ये सारा रिटर्न है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, वैसे बड़ा प्रेशर वाला काम है कि जिस टाइम पीरियड पे आपने कहा है उसका सारी चीज़ों को उसी तरीके से मैनेज करके फिर डिलीवर देना, पोजीशन देना लोगों को, यू नो। और इसमें देखें ना, कैमरा लगा दिया ना हमने, ऑनलाइन कैमरा है, आप अपने अपने मोबाइल में देखें हमारी प्रोग्रेस क्या है, हमारी कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस वो है जो हम बोल रहे हैं। हमने सारी चीजें जो वर्बल एक कही जाती थी इस सेक्टर के अंदर, झूठ था बहुत ज्यादा, हमने उसको खत्म करने के लिए ऑनलाइन एक्सेस दे दी और काउंटडाउन लगा दिया। 999 दिनों में हम इंशाल्लाह डिलीवर कर देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी ने ये काम किया है। ये आप ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। हमने ट्रेंड चेंज इसलिए किया, देखें हम जिस तरह ऑटोमोबाइल्स में हमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, इसी तरह जब हम रियल एस्टेट सेक्टर पे गए तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला था। लोग 3 साल वाला प्रोजेक्ट 10 साल में भी नहीं देते, और लोग बेचारे पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, और डेवलपर अब इतना बिजी होता है, लुक बिजी डू नथिंग, कर कुछ नहीं रहा होता, लेकिन दावे आसमानों पे उसके पहुंचे होते क्या हैं। बात तो है, हमने सारे ट्रेंड को अल्हम्दुलिल्लाह चेंज किया बैरियर टाउन लाहौर में। हाफिज़ साहब, एक ब्रेक भी लूँगी मैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर ये चीज़ें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। काउंट डाउन टाइमर लगाए हुए हैं, ठीक है, एक नई चीज़ है, ऐसी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इनके जो कंपेटिटर्स हैं उनको भी बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। या तो ये सारे कंपेटिटर्स ठीक हो जाएंगे, जो उनके कस्टमर्स हैं उनके साथ ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जितनी शिकायतें कस्टमर्स को होती हैं स्पेशली इस तरह की बाइंग चीज़ों में, प्रॉपर्टी की चीज़ों में, तो ये तो चेंज है, एक अच्छा चेंज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का रियल सेक्टर जो है ना उसमें एतमाद जो है वो बहाल करेगी। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से और काम करेगा और उनके लिए बड़ा कंपटीशन हो जाएगा। तो एक ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। हाफिज़ सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो HS आइडियल टावर है, इसमें अगर हमने कुछ ख़रीदना है, कोई रिहायशी आपका कोई अपार्टमेंट हो गया या कोई आपका कमर्शियल कोई चीज़ ख़रीदनी, तो उसमें जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्योंकि पेमेंट प्लान जो है वो भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो पेमेंट प्लान कुछ और होता है, बाद में चार्जेस ऐसे शामिल कर दिए जाते हैं, ये चार्जेस भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये हम ये कहते हैं उस वक्त तो हमें बताया नहीं था, ये सारी चीज़ें नई एडिशनल ये तो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई। आपका क्या क्राइटेरिया है, क्या मुख्तलिफ है, प्लीज़ बताइए। देखिए, हमारा जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो बड़ा ईजी है, बड़ा कंफर्टेबल है। हमारा 1 बेड जो अपार्टमेंट है, स्टूडियो हमारा था, उसकी 8 लाख से बुकिंग हो रही थी। स्टूडियो हमारा सारा सोल्ड आउट है अल्हम्दुलिल्लाह। कमर्शियल हमारा सारा सोल्ड आउट है, और हमारे पास 1 यूनिट और 1 बेड और 2 बेड यूनिट जो हैं वो अवेलेबल हैं, पेंट हाउसेज अवेलेबल हैं। 1 बेड की बुकिंग जो है वो सिर्फ 12 लाख से है, बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है, 12 लाख से आप बुकिंग कर सकते हैं, और उसकी इंस्टॉलमेंट भी बड़ी 85 लाख सिर्फ इंस्टॉलमेंट है उसकी, कोई इतनी बड़ी इंस्टॉलमेंट नहीं है कि आप उसको पे ना कर सकें। इस तरह जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो 1,36,00,000 है, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 1,36,000 है, और इसे हम मज़ीद फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं हमें इस तरह 3 साल में अपनी पेमेंट पूरी करनी है, पेमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू योर विश एंड योर, जैसे आप कंफर्टेबल हैं पेमेंट प्लान वैसे दे दें, उसमें इशू नहीं है। मतलब कस्टमर भी बता सकता है। हाँ जी, आप लेकिन जो डाउन पेमेंट है डाउन पेमेंट करें और अपनी मर्जी का पेमेंट प्लान ले लें, हमें उसमें कोई मसला नहीं है। आपने 3 इयर्स में हमें पेमेंट पूरी करनी है, इट्स ओके, आप अपने कंफर्टेबल हैं जिस। अब इसमें भी आप 100% रिफंड पॉलिसी दें? जी 100% रिफंड पॉलिसी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी उसी तरह चलती है, और वो किसी भी स्टेज पे है, वो आप आफ्टर 6 मंथ लें, आफ्टर एग्जिट लेना चाहें। मतलब असल जो देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर में एग्जिट नहीं है किसी के पास, जो जहाँ पे ले गया एक जस्ट लाइक मतलब बढ़ गया तो आपकी किस्मत, और अगर कहीं स्टक हो गए तो फिर आप रोते रहेंगे, वहाँ से एग्जिट प्लान नहीं होता किसी के पास। मुझे एक बात बताएं, आज के दौर में दिया हुआ पैसा वापस कौन देता है? हम हाफिज सजाद मोटर्स पे अगर गाड़ियाँ वापस लेते हैं तो फ्लैट वापस लेना तो कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर मैंने नाजायज़ मुनाफा लिया, 2 नंबर प्रोडक्ट दी है, तो फिर मुझे वापस लेते हुए मसला होगा। अगर मैंने 17,000 रुपये स्क्वायर फीट पे माल बेचा है, अपना अपार्टमेंट आपको 17,000 स्क्वायर फीट पे दिया, और मेरा 16 मई से मेरा रेट 19,000 रुपये स्क्वायर फीट हो रहा है, तो मैं वापस लेके मैं 10 लाख प्रॉफिट में हूँ। मेरा 19,000, आपने मुझसे 17,000 में खरीदा, 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका रेट हम 16 मई से कर रहे हैं, तो मेरी प्रोडक्ट तो ऊपर जा रही है। और ये हमारा रेट अभी तो प्री लॉन्च रेट थे हमारे 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, जो मैंने आपको बताया 85 लाख में 1 बेड, ये प्री लॉन्च रेट थे। अब हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है तो उसके रेट 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अब मैं आपसे 17,000 में बेच के आप मुझे वापस करना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप मुझसे वापस ले लें, मैं 19,000 में बेच दूंगा। आप खुद मार्केट में उसको रीसेल करना चाहते हैं, आप कर लें, आपका 19,000 में बिक जाएगा इंशाल्लाह।
तो ये अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं है। हम इस जो सेल पॉलिसी हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज में, हाफिज सजाद मोटर्स पे भी हमने एक अलग नाम कमाया। वहाँ पे हम अपनी वो गाड़ी जो आपने हमसे ख़रीदी 3 दिन में हम बगैर किसी कटौती के वापस लेते हैं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, इसकी सहूलियत का जो मयार है वो किस हिसाब की है, किस तरीके की? इफ़ यू टॉक अबाउट 5 स्टार तर्ज ज़िंदगी, वो आप लोगों को दे सकेंगे इस प्रोजेक्ट पे? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो एमेनिटीज़ की अगर आप बात करती हैं, ये बहरिया टाउन लाहौर का दिल है। आईफल टावर के बिल्कुल पास ये हमारा प्रोजेक्ट है। उससे उसके पास बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क है, इम्तियाज स्टोर, सुपर स्टोर्स हैं, पूरी मार्केट है, पूरी कम्युनिटी है एक, और शानदार लिविंग स्टाइल है। मतलब हमारे बिल्कुल सामने फेसिंग पार्क, हमारे प्रोजेक्ट के सामने पार्क है 40 कनाल का, 40 कनाल का एक पार्क है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें नेट लगे हुए हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट बच्चे खेल सकते हैं। बड़ा ही शानदार एक बहरिया टाउन का आपको तर्ज ज़िंदगी का एक पता बड़ा शानदार है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी पहले भी, लेकिन हमने इन हाउस जिम, स्विमिंग पूल, जकूजी, स्वाना और ई कॉमर्स से रिलेटेड हमने बहुत एक पूरा फ्लोर डेडिकेट किया है, जिसमें रिकॉर्डिंग रूम्स के स्टूडियो हमने बनाए हैं, जिसने हमने को वर्क स्पेस दी है, जिसमें हमने किड्स प्ले एरिया दिया, गेमिंग जोन दिया, और फूड कोर्ट का पूरा एक टच है उसमें। तो एक बहुत सारी चीज़ें जो 5 स्टार लग्जरी और लिविंग स्टाइल हो सकता है, वो हमने सारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अरे वाह! तो आप ये एक मुनफरिद चीज़ देखेंगी कि एक बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत है, डिज़ाइन भी हम लुकिंग। जी जी जी, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े ये कितने फ्लोर्स है सर? हमारे ये 3 कनाल से ज़्यादा कमर्शियल ये टोटल हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है। ऊपर रेजिडेंशियल है और नीचे प्रोजेक्ट है, और इसमें टोटल 11 फ्लोर है इसमें। 11 फ्लोर। 11 फ्लोर। जो रिहायशी है वो कितना, कमर्शियल कितने फ्लोर है? इसमें 3 फ्लोर इसमें हमारे कमर्शियल हैं, और उसके बाद ऊपर रेजिडेंशियल एरिया है। अरे वाह! और उसकी लॉबी हमने एक 18 करोड़ की शॉप जो है वो डेडिकेट की है। ऊपर रेजिडेंशियल जो हमारा एरिया, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए 24 आवर्स हमारे रूम सर्विस होगी इसमें। अच्छा। और इसमें आप जो हमने सिक्योरिटी का टच दिया वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उस पर दिया है। आप कार्ड के बगैर अपनी बिल्डिंग में एंटर नहीं हो सकेंगे। आपकी सिक्योरिटी के लिए आप अपने 4th फ्लोर पे हैं तो 5th पे नहीं जा सकेंगे, ना ही 3rd पे जा सकेंगे। तो हम एक सिक्योरिटी का बड़ा शानदार उसमें जो चीज़ें रखी हैं लिफ्टों के अंदर, और लिफ्ट्स बड़ी शानदार हमने दी हैं, आम लोगों से हटके, वो छोटी छोटी लिफ्ट्स और ये सारी चीज़ें उससे हटके हमने बड़ा कुछ दिया। जो पेंट हाउसेस है डर भी बड़ा लगता है। मैं तो कहती हूँ किसी को नहीं लगाना चाहिए। आप भी बोलें जो जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो लिफ्टें ना बनाएं। अब प्रोजेक्ट्स के अंदर लिफ्ट जो देखें हम हर चीज़ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जा रहे हैं। तो हमारे पेंट हाउसेस जो हैं, उन पेंट हाउसेस के अंदर हम हर पेंट हाउस के अंदर एक हमारा स्विमिंग पूल है। अच्छा। उसका डिफरेंट हमने रखा है। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट है वहाँ पे कि आप जाने के बाद आप पीसी, आप अवारी और फ्लैटीज़ और बड़े रमादा, आपको एक वो फीलिंग आएगी, वो टच आएगा आपके अंदर कि आप एक ऐसे शानदार मंसूबे के अंदर अपना घर ले रहे हैं। और जिस तरह अभी हमारे स्क्रीन पे नज़र भी आ रही थी बिल्डिंग। सर सबको छोड़ें, मुझे बताएं, अगर मैं लेने के लिए आती हूँ, मुझे तो आपने सबसे ज़्यादा मुतासर कर दिया, मैं लेने आती हूँ तो क्या ऑफर होगी सर? लाइव बताएं आप। ये लाइव है। हमारे जो लॉन्चिंग के बाद के रेट्स थे वो 19,000 पर स्क्वायर फीट था। ठीक है। लेकिन अभी हमारी ये प्रमोशन है, आपके लिए भी है, हमारे जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए क्या है? ये अभी 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन के लिए 17,000 पर स्क्वायर फीट रेट है हमारा। अच्छा। यानी तकरीबन 1 बेड में आपका 10 लाख बच जाएगा। ठीक है। 2 बेड अपार्टमेंट में आपके पास जो आज प्रमोशन है, इसमें तकरीबन 16 लाख रुपए की बचत है। 2 बेड अपार्टमेंट में आपने जस्ट बुकिंग करनी है 12 लाख से या 17 लाख रुपए से। सर ये जो 1 बेड अपार्टमेंट है, ये कितने का है, जिसको आप स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं ना? स्टूडियो नहीं, हमारा स्टूडियो सारा स्टूडियो नहीं है। तो फिर ये क्या होता है? 2 बेड 1 बेड अपार्टमेंट है। हाँ, पहले आपके पास हाँ था। ओके। वो तो 8 लाख से बुकिंग थी उसकी। ओके। और उसकी इंस्टॉलमेंट थी 60,000 पर मंथ। ओके। वो बड़ा मतलब थोड़े से तो ये 1 बेड 2 बेड अब क्या अवेलेबल है लोगों के लिए? 1 बेड जो अवेलेबल है आज, उसकी कीमत है 85 लाख रुपए। प्रमोशन है हमारी 15 मई तक। 16 मई को उसकी कीमत 95 लाख हो जाएगी। और जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसकी प्राइस आज 1 करोड़ 36 लाख है, और उसकी प्राइस फिर 1 करोड़ 52 लाख हो जाएगी। ओके। तो ये प्रमोशन है आपके लिए भी, आप भी फायदा उठा सकती हैं। चलें, ये तो सबके लिए बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है, इसको अवेल कीजिए क्योंकि बहुत थोड़े से दिन रह गए। आखिरी कोई पैगाम है तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। देखिए, हम रियल एस्टेट सेक्टर में आए हैं और हमने ट्रेंड्स चेंज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने भी बात की, हमने अपने कम्पिटिटर्स के लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। या वो काउंटडाउन लगाएं, अकाउंटेबल हों लोगों के सामने, या वो यहाँ से क्विट। उनके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं,
अब ये नहीं है कि 3 साल वाला प्रोजेक्ट आप 10 साल में देंगे। यहाँ पे जो ईमानदार तरीन लोग भी थे वो भी 3 साल वाला प्रोजेक्ट 5 से 6 साल में डिलीवर करते थे। हमने 999 दिनों का काउंटडाउन लगाकर ये ऑप्शन ही खत्म कर दिया कि 20 अप्रैल 2025 से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और हम 999 दिनों से पहले इंशाल्लाह 27 के एंड तक अपना प्रोजेक्ट क्लोज करके डिलीवर कर चुके होंगे इंशाल्लाह, और अगले प्रोजेक्ट की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया भर में कोई भी अपने आप को इस तरह अकाउंटेबल नहीं लोगों के सामने बनाता कि लाइव कैमरास भी दे दे, काउंटडाउन भी लगा दे, और फिर कंस्ट्रक्शन चैलेंज हो कि हम अपनी जो बात कर रहे हैं वो हमारी सिर्फ बात नहीं है, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सजाद साहब, एंड मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। एक ज़बरदस्त मंसूबा है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए एतमाद सबसे अहम तरजीह के ऊपर है। आप अगर जाएं, इनकी साइट पे जाएं, इनकी साइट को विज़िट करें, इनके प्लान को देखें, इनके पेमेंट प्लान्स को देखें, इनके प्रोजेक्ट को देखें, अपनी आंखों से देखें, और इनका नाम जिस तरीके से इन्होंने अपनी फील्ड में बनाया है, हाफिज़ सज्जाद मोटर्स के नाम से भी आप लोग जानते होंगे क्योंकि एक जाना पहचाना नाम है, और एतमाद तो वहीं से पता चल जाता है क्योंकि वहाँ से भी इनके कस्टमर्स इनके साथ बहुत अपना जो है ना रिश्ता जोड़ चुके हैं। तो फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यकीनन मायूस नहीं होंगे। तो ट्राई देम आउट, एक बार इनसे मिलिए, इनके प्रोजेक्ट को खुद अपनी आंखों से देखिए। आपसे मिलती हूँ कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।